हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम डेली के 40 to 50 क्वेश्चंस को करते हैं। और आज की वीडियो में हम 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोनोपोली स्ट्रक्चर। मोनोपली का मैंने आपको डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से करवा रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, और अगर आप उनको समझ लेते हो बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस, तो आपको ज़्यादा इजीली क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अंडर द मोनोपली द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स और सर्विसेज इज। देखिए, मोनोपली है और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किससे चेक करते हैं? रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोनोपली में सिंगल प्रोड्यूसर होता है, तो इलास्टिसिटी विद अदर गुड्स क्या हो जाएगी? वेरी लो हो जाएगी। तो आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इम्परफेक्ट मोनोपली वी मीन। देखिए, हमारे पास टू टाइप्स मोनोपली होती है। एक होती है इम्परफेक्ट मोनोपली और एक होती है प्योर मोनोपली। प्योर मोनोपली में बिल्कुल सिंगल जो प्रोड्यूसर होता है उसके साथ कोई भी उसका राइवल नहीं होता है, नो राइवल। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ विद गुड्स की जो होती है, डिमांड्स की, वो अदर गुड्स के साथ बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल नो चांसेस ऑफ राइवल हो जाता है। और इम्परफेक्ट मोनोपली हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कहीं जगह पे आपको मोनोपली मिल रही है और कहीं जगह आपको परफेक्ट कंपटीशन भी मिल सकता है। तब वहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड मार्केट में हम क्या करते हैं, मोनोपली जो होता है प्रोड्यूसर, वो क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है तो वो वहाँ पे प्राइजेस के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। ये वहाँ पे क्या करेगा, वो प्राइस को लो रेट रखेगा, और डोमेस्टिक कंट्री में वो क्या करेगा, उस कमोडिटी को हाई प्राइजेस चार्ज करता है। इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं और डंपिंग भी कहते हैं, जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, तो इम्परफेक्ट मोनोपोली का मतलब क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट विद अनदर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट। ये हो जाएगा इम्परफेक्ट मोनोपोली की डेफिनेशन। अगर आ जाता है क्वेश्चन में आपको हमारा मोनोपोली, प्योर मोनोपोली, तो प्योर मोनोपोली की डेफिनेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्योर मोनोपोली in contrast to the imperfect monopoly is one where it is not possible to substitute the monopolist product with another monopolist product। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, नो पॉसिबिलिटी ऑफ राइवल। तो आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योर मोनोपोली इज इम्पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड बिकॉज। अब देखिए, प्योर मोनोपोली जैसे हमने पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन में भी एक परफेक्ट होता है और एक प्योर कंपटीशन होता है। तो इसी तरह ये दोनों जो होते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर होगा, एक ही कमोडिटी को, वो सारे के ऊपर उसकी मोनोपोली, उसका प्राइस और क्वांटिटी पे उसका कंट्रोल होगा? नो ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पॉसिबल है रियल वर्ल्ड में। अब इसका रीजंस बता रखे हैं क्यों। सुटेबल रूल्स एंड लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री डू नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है, ऑल गुड्स अल्टीमेटली compete with each others for the limited income of the consumer। नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर इज परफेक्ट competition in the factor market। नेक्स्ट ऑप्शन इज द नंबर ऑफ कंज्यूमर इज़ वेरी लार्ज। तो बताइए, इनमें से क्यों इम्पॉसिबल है प्योर मोनोपोली का? तो क्या हो सकता है इसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑल गुड्स अल्टीमेटली compete विद ईच अदर फॉर द लिमिटेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी लिमिटेड इनकम के अकॉर्डिंग सब एक दूसरे को compete कर रहे हैं। हर कोई अपने दूसरों की कॉपी कर रहा है। ठीक है, हर कोई अपने ब्रांड, हर अपनी मार्केट को बनाना चाहता है। तो रियल वर्ल्ड में हम इसलिए कह सकते हैं मोनोपोली, प्योर मोनोपोली इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोली इज इम्परफेक्ट मोनोपोली इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स। देखिए, इम्परफेक्ट है
यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इम्परफेक्ट मोनोपोली की। तो इम्परफेक्ट में हमने बोला था कि राइवल पॉसिबल हो सकते हैं, तो इसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी विद अदर गुड्स वो हो जाएगी लो पे, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर यहाँ ऑप्शन में दिया होता प्योर, ठीक है, प्योर मोनोपोली, अगर यहाँ इम्परफेक्ट की जगह प्योर दिया होता तो वहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वहाँ पे आंसर हो जाता ज़ीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्योर मोनोपोली का क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद अदर गुड्स, तो इसके लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली मार्केट में एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ। अब देखिए बैरियर्स, हम पढ़ते हैं ना मोनोपोली के रीज़न, जब हमने पढ़े थे कि मोनोपोली क्यों होती है, उसमें हमने एक रीज़न ये भी पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हो सकती है रिस्ट्रिक्शन, बैरियर ऑफ एंट्री क्यों होती है न्यू फॉर्म की, इसका है लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, पेटेंट राइट्स है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल ऑफ मोनोपोली फर्म ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जोग्राफिकली या कहीं पे उसको रॉ मटेरियल पे उसकी सप्लाई पे क्या है, मोनोपोली प्रोड्यूसर को उसका पूरा कंट्रोल है। नेचुरल मोनोपोली भी हो सकता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स फॉर एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का देखिए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ऑप्शन ए फ्यू बायर्स, ऑप्शन बी सिंगल प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑप्शन डी नो एंट्री ऑफ द फॉर्म। मोनोपोली में क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, होमोजीनियस होता है, नो एंट्री भी होता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन तो हमारे मोनोपोली में होता है। अब इन्होंने पूछा है विच ऑफ द नोट, तो नोट में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर नहीं मैनी सेलर्स मैनी बायर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मोनोपोली प्रोड्यूसर हैज़ कंपटीशन अमंग। मोनोपोली का कंपटीशन किसके साथ होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका कंपटीशन किसके साथ होगा, उसी फर्म के अंडर जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे होते हैं उनके बीच हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं भी आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो, चाहे आप इंडिया में ले रहे हो, चाहे आप अदर कंट्री में ले रहे हो, तो वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होगा उनका इंडिया और अदर जो कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर होंगे उनके बीच होगा, लेकिन फ़ोन जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है, तो मोनोपोली है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंटरप्रेन्योर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सेम कमोडिटी, उनके बीच में होगा, उनको अपनी प्रोडक्शन को सेल को अपनी मार्केट में ज़्यादा सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स ऑफ इस प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, तो ना क्लोज सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोनोपोली द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज एज। मोनोपोली का हमने जब डिमांड स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था ए आर कर्व होती है हमारी अबव द एम आर कर्व। इसका रीज़न भी मैंने आपको विद डायग्राम के साथ विद टेबल के साथ समझाया था ऐसा क्यों होता है, और ये दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इसका रीज़न मैंने ये बताया था क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली का प्राइस और आउटपुट पे कंट्रोल होता है, प्राइस मेकर होता है, इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस को और आउटपुट को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए ये जो एम आर और ए आर कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, बट एम आर इज़ ऑलवेज बिलो द ए आर कर्व। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे इसका ऑप्शन देखिए कौन सा होएगा, अब इसका राइट ऑप्शन ए बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू कर्व लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए आर अबव होगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्ट हैज़ कंट्रोल ओवर द लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ हिज प्रोडक्ट बट द सेल ऑफ कमोडिटी। अब मोनोपोलिस्ट क्या करता है, यहाँ पे देखिए कि प्राइजेस के लेवल पे कंट्रोल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मोनोपोलिस्ट का क्या सिर्फ प्राइजेस पे कंट्रोल होता है, आउटपुट पे कोई नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, आउटपुट का भी वो एडजस्ट कर सकता है और प्राइस दोनों का उस पर फुली कंट्रोल होता है।
ठीक है। तो अब ये जो बता रहा है जो सेल ऑफ कमोडिटी है वो किससे साथ रिलेशन में होगा, तो उसका इन्वर्सली रिलेशन होगा चेंज इन द प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्राइस का हमेशा जो रिलेशन होता है वो हमारा सेल ऑफ कमोडिटी यानी कि आउटपुट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज monopolist has control over the level of prices of his product but the sale of commodity, ये सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडस्ट्रियल फर्म अंडर मोनोपलीज। अब बताना है डिमांड कर्व, ठीक है, इंडस्ट्रियल फर्म का अंडर मोनोपली। देखिए पहली बात तो आपको ये समझनी है कि मोनोपली में जो फर्म और इंडस्ट्री वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्रियल फर्म का जो मोनोपली होएगा वो भी क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जबकि हम परफेक्ट कंपटीशन में क्या कर रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म का डिमांड का होता था वो हॉरिजॉन्टल होता था और इंडस्ट्री का हमारा डाउनवर्ड होता था। लेकिन यहाँ पे मोनोपली में दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो इसलिए इसका जो डिमांड का होगा वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज monopolist will not produce on that production portion of the demand curve where elasticity of demand। अब मोनोपली कहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, कहाँ पे एक प्रोडक्शन नहीं करेगा, डिमांड कर्व से देखेंगे हम। देखिए डिमांड कर्व ये होता है ए आर मोनोपलिस्ट का, ठीक है। इसके मिड पॉइंट में क्या होता है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। इसके अबव ग्रेटर देन 1, इसके नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। तो आप बताइए कि मोनोपली किस लेवल पे अपना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, या तो वो किस अब उसको प्रॉफिट प्राइसेस वो क्या करता है, हाई रखता है, और आउटपुट को उसका पर्पस होता है कि कम आउटपुट को हाई प्राइसेस पे चार्ज करे। तो इसका मतलब वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, हमेशा इक्वल टू 1 और अबव द, इस पोर्शन पे वो क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो कभी भी वो अपना जहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होएगी वहाँ पे वो अपना आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब अगर हम जाते हैं इस पॉइंट से, ये हो जाएगा, ये तो इक्वल टू 1 हो गया इसके मिड पॉइंट से। इसके नीचे देखिए प्राइस डाउन होता जा रहा है, आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है। क्या मोनोपलिस्ट इसमें कोई प्रॉफिट अर्न करेगा, नो। तो इसीलिए कहाँ पे नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लेस देन 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोनोपली फर्म कैन अचीव इक्विलिब्रियम विद। अब देखिए इक्विलिब्रियम हमने मोनोपली कहाँ कैसे अचीव करता है, ठीक है, सेम एज जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वो उससे वो इक्वेट करता है अपना मार्जिनल कोस्ट कर्व से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मोनोपली का जो हमारा एमसी कर्व होता है वो परफेक्टली डिटरमिन नहीं किया गया है। वो कहीं पे भी वो राइजिंग पोर्शन हो या फॉलिंग पोर्शन हो एमसी कर्व का, या कांस्टेंट हो। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा हमारा जो एमसी कर्व होता था वो राइजिंग होता था, और इक्विलिब्रियम जो होता था वो हमारा कहाँ पे डिटरमिन किया जाता था, जहाँ पे एम आर कर्व एम सी को नीचे एम आर से इसको बिलो से कट करता था, तो वहाँ पे इसका सप्लाई कर्व हो जाता था। और एवरेज वेरिएबल जो हमारा कॉस्ट होता था उसको वो इक्वल और उससे ग्रेटर होना चाहिए था। तो ये दो कंडीशन होती थी हमारी इक्विलिब्रियम की परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन यहाँ पे हमारा मोनोपली में एमसी कर्व डिटरमिन नहीं होता है। इसको मैंने आपको डिटेल वीडियो में अच्छे से बता रखा है क्यों नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोपली में जो एमसी कर्व होता है वो राइजिंग भी हो सकता है, फॉलिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a monopolist finds that he is operating at an output where marginal cost is 16 and marginal revenue is 20, तो बताइए वो क्या होगा, क्या करेगा। यहाँ पे देखिए एम सी कॉस्ट दे रखी है 16 और एम आर दे रखा है 20। अब बताइए उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं ना, तो प्रॉफिट निकल जाएंगे कॉस्ट में से, जितना हम प्रॉफिट मतलब कितना हो रहा है उसे 4 यूनिट पे, है ना।
प्राइस को वो किस रेज पे करेगा कि उसको उसे प्रॉफिट हो। तो ऑप्शन ए, रेज हिज टोटल कॉस्ट बाय ₹4, इंक्रीज आउटपुट सो दैट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू। अब ये तब तक करता रहेगा इक्वल को आउटपुट को जब तक कि एम आर इक्वल टू एम सी ना हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या होगी, एम आर इक्वल टू एम सी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट, क्या होगा शॉर्ट रन में। देखिए मोनोपोलिस्ट क्या, अब ये क्वेश्चन एक ये भी आता है, क्या मोनोपोलिस्ट शॉर्ट रन में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, लॉसेस नहीं करता। तो इसमें क्या ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है तो वो उसे हमेशा ही, चाहे शॉर्ट रन हो लॉन्ग रन हो, तो वो हमेशा प्रॉफिट ही, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा, ऐसा नहीं है। तो मोनोपोली शॉर्ट रन में लॉसेस भी अर्न कर हो सकते हैं इनकर, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, और ब्रेक इवन पॉइंट में भी आ सकता है। अभी आपका शॉर्ट रन पीरियड जहाँ पे हम प्रोडक्शन अपनी सप्लाई कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द प्योर मोनोपोलिस्ट, बेस्ट लेवल कौन सा होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर कर्व होता है, वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एम सी राइजिंग पे है, एम आर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारा ए आर कर्व है। तो इसका जो बेस्ट जो होएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट डिटरमिन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमिन हो जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट होएगा जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी कट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसका बेस्ट जो होएगा उसका मोनोपोलिस्ट का पॉइंट होएगा, जहाँ पे उसको अपना आउटपुट को सेल करना चाहिए। उसे कहते हैं हम एम आर इक्वल टू एस एम सी, शॉर्ट रन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a monopolist will have the equilibrium output of his product where the elasticity of his average revenue curve is। अभी हमने पढ़ा था ना, प्रॉफिट उसे किस प्रोडक्ट पे होंगे, आउटपुट का, जहाँ पे उसको इक्वल टू, एक तो होता है ये ए आर कर्व था हमारा मोनोपोलिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1। अब उसने पूछा है इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ हिज प्रोडक्ट वेयर इलास्टिसिटी ऑफ एवरेज डिमांड कर्व इज। अब इसमें बताइए ऑप्शन क्या होएगा, जहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है वो हमेशा इलास्टिसिटी जहाँ पे ग्रेटर देन 1 होएगी वहीं पे अपना वो आउटपुट इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Under monopoly, total revenue could be increase with decrease in output when price elasticity of demand is। यहाँ पे इन्होंने पूछा है जो टोटल रेवेन्यू कर है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि आउटपुट को तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा उसे, अगर आउटपुट इंक्रीज है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब प्राइजेज ए आर कर्व जो हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पे प्राइजेस जब इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होएगी वो क्या होएगी, ग्रेटर देन 1। तो इसका राइट ऑप्शन जो होएगा वो बताइए क्या होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब उन्होंने पूछा है अंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मोनोपोली मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव विन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर देखिए एम आर हमारा अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर हमारे उसके नेगेटिव है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होएगी, लेस देन 1, क्योंकि वहाँ पर से कोई प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा होगा। और वो वैसा पॉइंट होएगा जहाँ पे मोनोपोलिस्ट कभी भी यहाँ पे अपना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A monopolist firm has control over either the output to be produced or the price of the product। तो बताइए ये क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है हमारा, ट्रू है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है, या इंफॉर्मेशन इज इनसफिशेंट है, या डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो इसका क्या ऑप्शन होएगा, इसका ऑप्शन होएगा ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी,
कि किस कंट्रोल उसका, अगर तो उसकी कमोडिटी है इनइलास्टिक है तो वो क्या करेगा, उसको उसके लिए कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर्म इलास्टिक है जो आउटपुट है तो उसके लिए फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो इसका मतलब उसका कंट्रोल नहीं हो सकता प्राइस और आउटपुट पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी की, उसकी कमोडिटी की नेचर कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, वो राइजिंग भी हो सकता है। ठीक है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब ऑप्शन देखिए, राइजिंग पोर्शन ऑफ द, ये तो होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। मार्जिनल रेवेन्यू तो सप्लाई कर्व नहीं होता इस पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे भी नहीं होता। तो इसका आंसर जो होएगा राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द सप्लाई कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म बिकॉज। अब सप्लाई फर्म अभी हमने पढ़ा कि नॉन एग्जिस्ट होता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता है। इसका देखिए, प्राइस इज़ ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट, पहला रीज़न तो इसका ये हो जाएगा। जो प्राइस होता है मोनोपोलिस्ट में, मोनोपोली मार्केट में, वो मार्जिनल कॉस्ट से एक तो राइज होता है। दूसरा, डिमांड का फेसिंग द मोनोपोलीज डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा, इसीलिए हम कह नहीं सकते कि वो किस पॉइंट पे अपना सप्लाई कर्व करे, क्योंकि हम इसको डिटरमिन नहीं कर पाएंगे सप्लाई कर्व को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अंडर मोनोपोली इक्विलिब्रियम प्राइजेज। अब इक्विलिब्रियम प्राइस हम कैसे निकालते हैं, जब हम मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो क्या होएगी, इक्वल होएगी एम आर कर्व के। ठीक है, अब इन्होंने ये देखो, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा मोनोपोली है, प्राइस क्या होएगा, हमेशा ग्रेटर होएगा एम सी से, मार्जिनल कॉस्ट से, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा, तभी तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मोनोपोली, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट, monopolist has control over the supply of output and the price of product and he can determine both simultaneously। तो ये बताइए कंडीशन सही है, कंट्रोल उसका प्राइस पे भी होता है, आउटपुट पे भी होता है, क्या वो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर सकता है। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। ट्रू इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसिस, जिसमें उसे अपने आउटपुट पे भी उसका कंट्रोल होगा और प्राइस पे भी होगा, ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। बट ऐसा ऑलवेज हम नहीं कह सकते कि हमेशा ही वो दोनों का उस पर होगा, कुछ कुछ कमोडिटीज़ पे उसका हो भी सकता है और नहीं भी। तो ट्रू इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस। और वैसे जनरली उस ये ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा ही दोनों को करे, या तो वो सप्लाई को करता है या तो फिर वो आउटपुट को करता है, लेकिन स्पेशल केस में ये कभी कभी हो सकता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग रन एडजस्टमेंट मेड बाय द मोनोपोलिस्ट। अब देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है, मोनोपोलिस्ट जैसे कि हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा था कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है इंडस्ट्री फर्म, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें जो होता है मोनोपोलिस्ट में लॉन्ग रन में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, लॉसेस तो अर्न नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट भी वो नहीं अर्न करता, वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि किस पॉइंट पे, तो ये देखिए कैसे एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट पूछी हुई है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन एमसी का राइट, ये भी होगा। ठीक है, साइज ऑफ द प्लांट जो आउटपुट है उसको भी वो एडजस्ट कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें क्या आ जाएंगे, वो राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मोनोपोली डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस अराइजेज बिकॉज ऑफ द, जो डिफरेंस आता है मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस का, वो उसका रीज़न क्या है। नेचर ऑफ द कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोलीज, नेचर ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट कर्व, या दोनों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होएगा नेचर ऑफ द एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू कर्व। जो हमारा एमसी होता है, जो प्राइस मोनोपोली में हमेशा एमसी से ग्रेटर होता है,
इसका जो डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, AR पे। ठीक है, जितनी ये इलास्टिक होगी उतना ये डिफरेंट, जितना इन इलास्टिक स्टीपर कर्व होगा उतना ही इनमें डिफरेंस इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिग्री ऑफ मोनोपली पावर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा ना कि हमारा जो मोनोपलीज में जो डिफरेंस होता है वो किससे डिटरमिन किया जाता है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व से। तो इसीलिए हमारा जो मोनोपली की पावर अगर हमें चेक करनी है तो हम किससे चेक करेंगे, एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के साथ करेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। जितना इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी मोनोपली पावर हमारी ज़्यादा होगी। और ये डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।